हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे जो क्लास 7 की हमारी एनसीईआरटी चल रही है हिस्ट्री पोर्शन की। उसमें इसमें जो मेरा पहला चैप्टर है उसका नाम है हजारों वर्षों के दौरान हुए परिवर्तन की पड़ताल। इसको जानने से पहले एक बार इसका रेफरेंस देख लेते हैं कि इसमें हम बेसिकली पढ़ने क्या वाले हैं। इसमें हम बात करेंगे कि जो सबसे पहले भूगोलवेत्ता थे अल इदरीसी, जिनके द्वारा पहला मैप बनाया गया था जैसे कि आपको इसमें दिख रहा है। और उसके बाद से जो दूसरा मैप बनाया गया था, इनमें जो बेसिकली अंतर था वो क्या था, कौन जो थे वो दूसरे मैप को बनवाए थे और किस प्रकार आधुनिक मैप में इसमें समानता पाई गई है आधुनिक मैप से। इन सारी चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। जो नई और पुरानी शब्दावलियाँ थी जो कि जैसे हिंदुस्तान है, ये पुराने समय में इसका क्या महत्व था और आज के समय में इसका क्या महत्व है, इन शब्दों के बारे में डिटेल से एनालिसिस करेंगे। जिस इतिहासकार ने हिंदुस्तान का सबसे पहले नाम रखा, हिंदुस्तान शब्द का उपयोग किया, इस इतिहासकार के बारे में जानेंगे कि कौन थे। उसके बाद से हम जानेंगे कि इतिहासकार और उनके स्रोत क्या हैं, यानी कि पहले के जो स्रोत थे जिनके माध्यम से इतिहास का पता चलता था, और मध्य भारत के जो स्रोत थे उनके कारण जो इतिहास का पता चलता था। इन सारी जो स्रोत हैं उनके बारे में देखेंगे। उसके बाद से हम देखेंगे कि कागज़ का उपयोग किस प्रकार बढ़ता गया, आधुनिक से मध्य के बीच में कब कागज़ का यूज होने लगा, जो पांडुलिपियाँ बनी ये किस प्रकार बनी और ये कहाँ पे रखी गई, जैसे अब लेखागार में इसको रखा गया था। जो पांडुलिपियाँ बनी तो उसके बाद से एक ग्रंथ का किस प्रकार एक जगह से दूसरे जगह उतारा गया, जैसे कि आपको फिगर में दिख रहा है कि यह एक ग्रंथ का दूसरे कॉपी पे इसको नकल के रूप में लिख रहा है। तो कैसे कैसे शब्दों में हेर फेर हुआ। इसके बाद हम जानेंगे कि जो लिखावटें थी जैसे अरबी फारसी आपको दिखाई दे रहा होगा, इस अरबी फारसी के बारे में देखेंगे कि इनके बीच जो अंतर था वो क्या था, बेसिकली ये किन समय इसको लिखा गया था। उसके बाद से हम आगे देखेंगे कि जो नए सामाजिक और राजनीतिक समूह हैं उनके बीच क्या समानताएं थीं, किस प्रकार जो मध्यकालीन था उस समय किस प्रकार के खान पान का इस्तेमाल होता था, जो नई नई प्रकार की टेक्नोलॉजियाँ थीं जैसे सिंचाई में रहत का यूज, कटाई में चरखे का यूज और युद्ध में अग्नियास्त्रों का यूज होता था। इस युद्ध में इस प्रकार की जो चीज़ें थीं किस प्रकार विकसित हुई टेक्नोलॉजी के माध्यम से, आपको फिगर भी दिख रहा होगा। ये जो है किस प्रकार सिंचाई के लिए रहट का यूज होता था, ये रहट है बेसिकली। इसके बाद से हम देखेंगे कि जो अ, पर्यावरण के कारण जो वनस्पतियाँ बिगड़ गईं उससे हमारे जीवन पे, यानी कि जो व्यक्ति उस समय जीवित थे चाहे वो प्राचीन हो चाहे मध्यकालीन हो, उनके बीच क्या उनके ऊपर इफेक्ट आया। उसके बाद से हम देखेंगे कि क्षेत्र और साम्राज्य में किस प्रकार अंतर है, यानी क्षेत्र जैसे कोई एरिया रहता है, साम्राज्य में क्षेत्रों का विलय रहता है, कई क्षेत्रों का विलय रहता है। जो साम्राज्य थे वो कौन कौन से थे और क्षेत्र जो है वो कौन कौन से थे, इस मैप के द्वारा हम एनालिसिस करेंगे जैसा कि आपको इसमें दिखाई पड़ रहा है। उसके बाद से हम देखेंगे कि जो भाषा थी और क्षेत्र थी, यानी कि जैसे अमित खुसरो ने कहा था कि जो सांस्कृतिक भाषा थी वो केवल ब्राह्मणों को आती थी और किसी को नहीं आती थी, ये आम भाषा नहीं थी। लेकिन क्षेत्र के आधार पर भाषा का अलग अलग वर्णन किया गया था, जैसा कि उन्होंने बताया था, जैसे सिंधी, लाहौरी, कश्मीरी, इन सारी भाषाओं के बारे में भी हम डिटेल में एनालिसिस करेंगे। उसके बाद से हम देखेंगे कि जो पुराने और नए धर्म थे उनमें किस प्रकार बदलाव आए, कौन कौन से नए धर्म गठित हुए, कौन कौन से पुराने धर्म थे, किस प्रकार हिंदू धर्म में जो नई नई महत्वपूर्ण जो बदलाव आया, जैसे कि नए देवी देवताओं की पूजा करना, मंदिरों का निर्माण करना, इन सारी चीज़ों का हम डिटेल से एनालिसिस करेंगे। उसके बाद से समय और इतिहास के कालखंडों पर भी विचार करेंगे, जैसे हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश थे। ये नए जो 19वीं सदी थी इसमें मुख्य जो इतिहासकार थे उन्होंने भारत के इतिहास को 3 भागों में बांटा, जिसमें हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश आते हैं। उसके बाद से हम आगे देखेंगे कि जो इसमें क्वेश्चन आंसर दिए गए हैं इसको डिटेल से जानेंगे। इसमें हम जो पहला, दूसरा और तीसरा, साथ में यहाँ पर जो 10वें क्वेश्चन तक इसको हम डिटेल से जानेंगे। यहाँ पे जो आपको 10वां क्वेश्चन दिखाई दे रहा है यहाँ तक इसको हम देखेंगे, यहाँ से लेकर के। क्लियर है? तो इतनी सारी चीज़ों को हम इसमें डिटेल से एनालिसिस करेंगे। अब आते हैं अपने टॉपिक पे। तो जैसा चैप्टर का नाम ही है कि हजारों वर्षों के दौरान हुए परिवर्तन की पड़ताल, इसमें हम बेसिकली डायग्राम के बारे में डायग्राम से देख रहे हैं। इसमें दिया हुआ है कि एक अरब भूगोलवेत्ता जिसका नाम है अल इदरीसी, उसने 1154 में इस डायग्राम को बनाया हुआ है, जिसको आपको दिखाई दे रहा है। यह एक नक्शा है, इसके द्वारा बनाए गए दुनिया के बड़े मानचित्रों का एक बड़ा हिस्सा है और भारतीय उपमहाद्वीप को यहाँ पे दर्शाया गया है। फ्रांसीसी मानचित्रकार ने 1720 में बनाया था। दोनों नक्शे एक ही इलाके के हैं। यहाँ पे जो दूसरे नक्शे की बात कर रहा है उसको हम नीचे देखेंगे कि दूसरा नक्शा कौन सा है। यहाँ पे दिया हुआ कि मगर उनमें से काफ़ी अंतर है। अल इदरीसी के नक्शे में दक्षिण भारत उस जगह है जहाँ पे आज उत्तर भारत ढूंढेंगे और श्रीलंका का द्वीप ऊपर की तरफ दिया हुआ है। यहाँ पे जो फिगर है इसमें दिया गया है कि भारत की जो स्थिति है उसको गलत तरीके से दर्शाया गया है कि जो दक्षिण है उसको उत्तर में दिखाया गया है और श्रीलंका को ऊपर की तरफ दिखाया गया है। जगहों के जो नाम यहाँ पे दर्शाए गए हैं वो अरबी भाषा में दिखाए गए हैं, जैसा कि आपको फिगर में दिख रहा होगा कि जो उसकी भाषा का नाम है यहाँ पे अरबी की भाषा दिखाई दे रही है। उसके बाद से यहाँ पे एडिशनल फैक्ट दिया गया है कि 12वीं सदी के भूगोलवेत्ता अल इदरीसी का बनाया हुआ दुनिया के नक्शे का एक हिस्सा, जिसमें भारतीय उपमहाद्वीप को भूमि से समुद्र तक दिखाया गया है इस नक्शे में। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं सेकंड नक्शे की, जो कि आपको दिखाई दे रहा होगा कि जो भारत का मैप है यहाँ पे
कुछ इस तरीके से बनाया गया है, जैसा कि आधुनिक भारत का मैप भी कुछ इस तरीके से बनाया गया है। ये उस समय है जब भारत जो है हमारा अखंड भारत था, जिसमें पार्टीशन नहीं हुआ था पाकिस्तान, बांग्लादेश, इन सारे देशों का, अफगानिस्तान का भी। यहाँ पे जो हमारे कोस्टल एरिया हैं जो कि हमारे यहाँ पे दर्शाया गया है, नीचे श्रीलंका भी बात किया हुआ है। जो पहला मैप है उसको आपने देखा और सेकेंड मैप में आप देखा, यहाँ पे जो पहला मैप आपने देखा वहाँ पे ये जो चीज़ें थी साउथ वाली, ये उत्तर डायरेक्शन में बताई गई थी, और जो ये श्रीलंका था ये ऊपर की तरफ दिखाया गया था। लेकिन जो सेकेंड मैप है इसमें एज इट जो हमारा आज का आधुनिक भारत है, बस अखंड भारत की मैं बात कर रहा हूँ, उस समय टूटा नहीं था। तो जो यहाँ पे कोस्टल एरिया आपको दिख रहा है और जो श्रीलंका की स्थिति है वो आज की तरह कुछ समान दिखाई दे रही है। तो इस तरह हम डिफरेंस दे सकते हैं दोनों नक्शों के बारे में। और ये जो नक्शा है सेकेंड मानचित्र, ये 18वीं सदी के आरंभ में ग्विलाम डी लिस्ले के द्वारा इसको बनाया गया था। यहाँ पे दिए गए जो मानचित्र है इसमें बताया गया कि जैसे ही उत्तर प्रदेश, जो हमारा उत्तर प्रदेश के कन्नौज है, जो कि अभी हम मानचित्र में देखेंगे, उसके बनने के लगभग 600 वर्ष बाद इसको बनाया गया था। इस कालावधि में उपमहाद्वीप के बारे में सूचनाएं काफ़ी बदल गई थी। यह नक्शा हमें ज़्यादा परिचित लगेगा क्योंकि ये आज के भारत से कुछ मेल खाता हुआ दिखाई देता है। उसमें से विशेषकर जो हमारे तटीय इलाके हैं, जैसा कि हमने बताया, उसके बारीकी ब्यौरे को देख करके आश्चर्य होता है कि यूरोप के नाविक अथवा व्यापारी अपनी समुद्री यात्रा के लिए इस नक्शे का इस्तेमाल करते थे। इतनी ही महत्वपूर्ण एक और बात यह है कि दूसरे युग के जो मानचित्रांकन का विज्ञान भी बहुत बदल गया था। इतिहासकार अब बीते युगों के दस्तावेज के नक्शे और लेखों का अध्ययन करते हैं, तो उनके लिए उन सूचनाओं के संदर्भ का और उनकी भिन्न भिन्न ऐतिहासिक पृष्ठभूमियों का ध्यान रखना जरूरी होता है। यहाँ पे अब नेक्स्ट में बात आती है कि नई और पुरानी शब्दावलियाँ क्या हैं। अब इसमें हम बात करेंगे कि अगर समय के साथ साथ सूचनाओं के संदर्भ बदलते हैं तो भाषा और अर्थों के साथ क्या होता होगा, ऐसा आपके दिमाग में क्वेश्चन आता है। ऐतिहासिक अभिलेख कई तरह की भाषाओं में मिलते हैं और ये भाषाएं भी समय के साथ साथ बहुत बदल जाती हैं। अगर हम एग्जाम्पल की बात करें, जैसे मध्ययुगीन में फारसी भाषा, आधुनिक फारसी भाषा, जो मध्ययुगीन भाषा थी फारसी, वो आधुनिक फारसी भाषा से भिन्न है। ठीक है, यह भिन्नता सिर्फ व्याकरण और शब्द भंडार में ही नहीं, समय के साथ शब्दों के अर्थ भी आजकल बदल गए हैं। जैसे हम एग्जाम्पल के लिए देखें, जैसे हिंदुस्तान शब्द हम लेते हैं, आज हम इसे आधुनिक राष्ट्र राज्य यानी भारत के अर्थ में लेते हैं। 13वीं सदी में जब फारसी के इतिहासकार मिन्हाज ए सिराज ने हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किया था, इसको नोट करिएगा कि सबसे पहले कौन प्रयोग किया था, तो मिन्हाज ए सिराज ने हिंदुस्तान शब्द का सबसे पहले जो यूज़ किया था, तो उसका आशय पंजाब, हरियाणा और गंगा यमुना के बीच में स्थित इलाकों में से था। लेकिन आज के शब्द में देखें तो शब्द का अर्थ राजनीतिक रूप से उन इलाकों के इस्तेमाल के लिए है जो दिल्ली के सुल्तान के अधिकार क्षेत्र में आते थे। सल्तनत के प्रसार के साथ साथ इन शब्द के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र भी लगभग बढ़ते गए, लेकिन हिंदुस्तान शब्द में दक्षिण भारत का समावेश कभी नहीं हुआ। यहाँ पे अब बात आती है कि इसके विपरीत 16वीं सदी के आरंभ में बाबर ने हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग इस महाद्वीप के भूगोल, पशु पक्षियों और यहाँ के निवासियों की स्वतंत्रता का वर्णन करने के लिए किया था। यह प्रयोग 14वीं सदी के कवि अमीर खुसरो द्वारा प्रयुक्त शब्द हिंद के ही कुछ समान था, मगर जहाँ भारत को एक भौगोलिक और सांस्कृतिक सत्य के रूप में पहचाना जा रहा था, वहाँ हिंदुस्तान शब्द से वे राजनीतिक और राष्ट्रीय अर्थ नहीं जुड़े रहे थे, और आज हम इसको जोड़ते हैं। किसी भी शब्द का प्रयोग करने में इतिहासकार को बहुत सावधानीपूर्वक इसको रहना चाहिए, क्योंकि अतीत में उन शब्दों के कुछ अलग ही अर्थ थे। अगर हम एग्जाम्पल के लिए देखें, जैसे विदेशी जैसा सीधा साधा शब्द अगर हम ले लेते हैं, तो हमारे लिए आज इसका अर्थ होता है कि ऐसा व्यक्ति जो भारत का न हो। लेकिन मध्य युग में इसका अर्थ ये था कि मानो किसी गांव से आने वाला कोई भी अनजाना व्यक्ति, यानी कि एक गांव है और ये दूसरा गांव है, तो जब यहाँ का व्यक्ति यहाँ पे आता था तो उसको विदेशी कह दिया जाता था। लेकिन आज के समय में जब कोई देश से, यानी ये कोई भारत देश है और यहाँ कोई मान लीजिए यूएस से है, तो यहाँ का व्यक्ति जब यहाँ पे आता है तो उसको हम कहते हैं विदेशी। तो इस तरह से अलग अलग मीन्स निकलते थे आज के परिप्रेक्ष्य में और पहले के परिप्रेक्ष्य में। यहाँ बात आती है कि जो उस समय समाज या सांस्कृतिक अंग का न हो, विदेशी कहलाता था, यानी कि किसी गांव में आने वाला कोई भी अनजाना व्यक्ति जो उस समाज या सांस्कृतिक अंग न हो, उसे हम विदेशी कहते थे। ऐसे ही किसी नगरवासी के लिए वनवासी विदेशी होता था, किंतु एक ही गांव में रहने वाले दो किसान अलग अलग धार्मिक या जाति की परंपराओं से जुड़े होने पर एक दूसरे के लिए विदेशी नहीं होते थे। अगर हम नेक्स्ट की बात करें तो इतिहासकार और उनके स्रोत की बात करेंगे। इतिहासकार किस युग का अध्ययन करते हैं और उनकी खोज की प्रकृति क्या है, इसे देखते हुए अलग अलग तरह के स्रोतों का हम सहारा लेते हैं। जैसे हमने पिछले क्लास 6 में पढ़ा था कि हर्षवर्धन और गुप्त वंश के शासकों के बारे में, जिसमें हमने 700 से 1750 तक के जो वर्ष हैं, 1000 वर्ष हैं, उनके बारे में हमने पढ़ा था। और इसमें बताया था बेसिकली कि इतिहासकार जिन स्रोतों का यूज़ करते थे अध्ययन करने के लिए, उनमें बहुत सी ऐसी चीज़ें थी जो पिछले युग से चली आ रही थी।
इतिहासकार इस काल के बारे में सूचना इकट्ठा करने के लिए अभी भी सिक्का, शिलालेख, स्थापत्य तथा लिखित जो सामग्री है उस पर ही निर्भर थे। कुछ बातें पहले से काफ़ी भिन्न भी हैं आज में। इस युग में प्रमाणिक लिखित सामग्री की संख्या विविधता आश्चर्यजनक रूप से बढ़ गई है। इसके आगे इतिहासकार सूचनाओं के दूसरे प्रकार के स्रोतों का इस्तेमाल धीरे धीरे कम करने लगे। इस समय के दौरान कागज क्रमशः सस्ता हो गया और बड़े पैमाने पर उपलब्ध होने लगा। लोग धर्मग्रंथ, शासकों के वृत्तांत और संतों के लेखन तथा उपदेश, अर्जियाँ, अदालतों के दस्तावेज, हिसाब और करों के खाते, इन सबको लिखने के लिए इनका उपयोग करने लगे। धनी व्यक्ति, शासक, जन, मठ और मंदिर यहाँ पांडुलिपियाँ एकत्रित होने लगी, ये एकत्रित करने लगे और इन पांडुलिपियों को पुस्तकालय तथा अभिलेखागार में रखा जाता था। इन पांडुलिपियों और दस्तावेजों से इतिहासकारों को बहुत सी सारी बातें विस्तृत रूप से जानकारी मिलती हैं, मगर साथ ही इसका उपयोग कठिन है, क्योंकि उन दिनों छापे खाने तो नहीं थे, इसलिए लिपिक या नकलविश हाथ से ही पांडुलिपियों की प्रतिलिपि बनाते थे। अगर आपने कभी किसी मित्र के गृह कार्य की नकल उतारी है तो आप जानते होंगे कि यह काम आसान नहीं है। कभी कभी आपको अपने मित्र की लिखावट समझ में नहीं आती है, या आपको मजबूर होकर के उसी अंदाज में लिखना पड़ता होगा कि इसमें लिखा क्या गया होगा, हम ऐसे ही इसको लिख देते हैं। लेकिन लिखे हुए मित्र के लिखे हुए कुछ भी मोटे मोटे यानी कि जो महत्वपूर्ण अंतर हैं आपके और आपके मित्र में, वो मोटे मोटे अंतर महत्वपूर्ण आ जाते हैं। पांडुलिपियों की प्रतिलिपि बनाने में कुछ समय यही था, यानी कि कुछ समय यही होता है कि प्रतिलिपियाँ बनाते हुए लिपिक छोटे मोटे फेरबदल करते चलते थे। कहीं कोई शब्द तो कहीं कोई वाक्य, इससे सदी दर सदी प्रतिलिपियाँ बनती रहीं और अंततः एक मूल ग्रंथ की भिन्न भिन्न प्रतिलिपियाँ एक दूसरे से बहुत ही अलग हो गई। इससे गंभीर समस्या उत्पन्न हो गई, क्योंकि आज हमें लेखक की मूल जो पांडुलिपियाँ हैं वो शायद कहीं मिलती हैं। हमें बाद की लिपियों द्वारा बनाई गई प्रतिलिपियों पर ही पूरी तरह से निर्भर रहना पड़ता है। इसलिए इस बात का अंदाज़ा लगाने के लिए हमें मूलतः लेखक ने क्या लिखा था, इतिहासकार को यह जो एक ग्रंथ है उसकी विभिन्न प्रतिलिपियों का अध्ययन करना पड़ता है। यानी जितनी भी ग्रंथियाँ लिखी गई हैं किसी एक ग्रंथ के बारे में, चाहे वो 10 हो 15 हो, उन सारे ग्रंथों की हमको पहले नॉलेज को गेन करना पड़ता है, उसके बाद से अपना व्यू रखना पड़ता है। कई बार लेखक स्वयं भी समय समय पर अपने मूल वृत्तांत में संशोधन करते रहते थे। 14वीं शताब्दी में इतिहासकार जियाउद्दीन बल्ली थे। उन्होंने अपने वृत्तांत में पहली बार 1356 ईस्वी में तथा दूसरी बार 2 वर्ष बाद लिखा। दोनों में अंतर था, लेकिन 1971 तक इतिहासकारों को पहली जो वृत्तांत था उनकी जानकारी नहीं थी और यह पुस्तकालय के विशाल संग्रह में कहीं दबा हुआ था। एक बार आप फिगर देख लीजिए कि यहाँ पे किस प्रकार पांडुलिपियों को नकल के रूप में इस्तेमाल करते थे। यानी कि जो मेन पांडुलिपि है ये है, उसके बाद से ये जो व्यक्ति है ये इसको दोबारा किसी दूसरे पांडुलिपि पर लिख रहा है। इससे जो मिस्टेक है वाक्यों और शब्दों का ऐसे ऐसे हो जाता था। अब ये जो पांडुलिपि ये खुद लिखेंगे, इस पांडुलिपि को कोई दूसरा यहाँ पे आके लिखेगा तो ये जो लिखे रहेंगे उसमें से कुछ यहाँ पे मिस्टेक होगा। इस तरीके से मिस्टेक आगे होता चला जाता है और एक बाद में एक मूल जो ग्रंथ बनता है उसमें कई प्रकार की खामियाँ रहती हैं। यहाँ पे जो उनकी लिखावट आपको दिखाई दे रही है कि यहाँ पे लिखावट कुछ इस तरीके से एक दूसरे के साथ मेल नहीं खाता है। यहाँ पे कुछ और लिखा गया है, यहाँ पे कुछ और लिखा गया है, इस तरीके से यहाँ पे लिखा गया है। क्लियर है? यहाँ पे बताया गया है कि जो लिखावट है बेसिकली ये भिन्न प्रकार की शैलियों के कारण फारसी अरबी पढ़ने में कठिनाई हो सकती है। जो बाईं तरफ लिखा गया है और जो दाईं तरफ लिखा गया है वो फारसी और अरबी में लिखा गया है। एक फारसी में लिखा गया है और एक अरबी में लिखा गया है। यहाँ पे बेसिकली यही बताया गया है। ठीक है, अब आते हैं कि यहाँ पे दिया हुआ है कि जो नए सामाजिक और राजनीतिक समूह हैं ये किस प्रकार थे। जैसे सन 700 से 1750 के बीच के 1000 वर्ष का अध्ययन इतिहासकार के आगे भारी चुनौती रखता है, मुख्य रूप से इसलिए कि इस पूरे साल में बड़े पैमाने पर और अनेक तरह के परिवर्तन हुए। इस काल में अलग अलग पांडुलिपियों पर नई प्रौद्योगिकी के दर्शन होते हैं, जैसे सिंचाई में रहट, कटाई में चरखे और युद्ध में आग्नेयास्त्र यानी कि बारूद वाले हथियार का यूज होता था। और इस महाद्वीप में नई तरह का खान पान भी आया, जैसे आलू, मक्का, मिर्च, चाय, कॉफ़ी। और ये बात ध्यान रखना है कि ये तमाम परिवर्तन नई प्रौद्योगिकी और फसलें उन लोगों के साथ आए जो नए विचार भी लेकर के आए थे। इसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ, यह काल आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक साथ में सांस्कृतिक परिवर्तन का भी काल रहा है। ठीक है, यहाँ पे इस युग में लोगों की गतिशीलता, एक स्थान से दूसरे स्थान पर आना जाना भी बहुत ज़्यादा बढ़ गया और अवसर की तलाश में लोगों के झुंड दूर दूर की यात्राएं करने लगे। इन महाद्वीप में अपार संपदा और अपना जो भाग्य है उसको गढ़ने के लिए अपार संभावनाएं मौजूद थी। इस काल में जिन समुदाय का महत्व बढ़ा उनमें से एक समुदाय था राजपूत, जिसका नाम राजपूत अर्थात राजा का पुत्र से निकला।
8वीं से 14वीं शताब्दी के बीच यह नाम आमतौर पर योद्धाओं के उस समूह के लिए प्रयुक्त होता था जो क्षत्रिय वर्ण के होने का जो है दावा करते हैं। राजपूत शब्द के अंतर्गत केवल राजा और सामंत वर्ग ही नहीं बल्कि वे सेनापति और सैनिक भी आते थे जो पूरे महाद्वीप में अलग अलग शासकों की सेनाओं में सेवारत थे। कवि और चारण राजपूत की अचार संहिता, प्रबल पराक्रम और स्वामी भक्ति का गुणगान करते थे। इस युग में राजनीतिक दृष्टि के महत्व हासिल करने के लिए अवसर का लाभ मराठा, सिख और जाट, अहोम और कायस्थ जैसे जो समूह थे उन्होंने भी उठाया। यहाँ पे बात क्या है कि इन पूरे काल के दौरान क्रमशः जंगलों की कटाई हो रही थी और खेती का जो इलाका था वो बढ़ रहा था। कुछ क्षेत्रों में यह परिवर्तन अन्य क्षेत्रों की अपेक्षा अधिक तेजी से हुआ और पूरे तौर पर हुआ। पर्यावास में परिवर्तन के कारण कई वनवासियों को मजबूर होकर के अपना स्थान छोड़ना पड़ा। कुछ और वनवासी जमीन की जुताई करने लगे और कृषक बन गए। कृषक के ये नए समूह क्षेत्रीय बाजार, मुखियाओं, पुजारियों, मठों और मंदिरों से प्रभावित होने लगे। वे बड़े और जटिल समाज के अंग बन गए। उन्हें कर चुकाने पड़ते थे और स्थानीय मालिकों वर्ग की जो स्थानीय मालिक वर्ग थे उनकी बेगारी करनी पड़ती थी। परिणामस्वरूप किसान के बीच आर्थिक सामाजिक अंतर उभरने लगा। यानी कुछ जो किसान थे वो काफ़ी अमीर हो गए, कुछ किसान जो थे वो काफ़ी गरीब हो गए। इस प्रकार के अंतर उभरने लगे। यहाँ पे बात किया है कि कुछ के पास ज़्यादा उपजाऊ ज़मीनें थी और कुछ के लोगों के पास मवेशी भी पालते थे और कुछ लोग खेती से खाली समय में दस्तकारी आदि का कुछ काम कर लेते थे। जैसे जैसे समाज में अंतर बढ़ने लगा, लोग जातियों और उपजातियों में बांटे जाने लगे और उनकी पृष्ठभूमि और व्यवसाय के आधार पर उन्हें समाज में ऊंचा या नीचा दर्जा दिया जाने लगा। ये दर्जे अस्थायी नहीं होते थे। किसी जाति विशेष के सदस्यों के हाथों में कितनी सत्ता है, प्रभाव और संसाधन का नियंत्रण है, इसके आधार पर उनके जो दर्जे हैं वो बदलते रहते थे। एक ही जाति का किसी क्षेत्र में कोई दर्जा हो सकता था और किसी अन्य क्षेत्र में कोई और। अपने सदस्य के व्यवहार का नियंत्रण करने के लिए जातियां स्वयं अपने अपने नियम बनाती थी। इन नियमों का पालन जाति के बड़े बुजुर्ग की एक सभा करवाती थी, जिसे कुछ इलाकों में जाति पंचायत भी कहा जाता था। लेकिन जातियों को अपने निवास के लिए गाँवों के रिवाजों का पालन भी करना पड़ता था। इसके अलावा कई गाँवों पर मुखियों का शासन था। मिल मिलाकर वे किसी राज्य की एक छोटी इकाई भर होती थी। अब नेक्स्ट में आता है कि क्षेत्रीय और साम्राज्य। यानी आपने यहाँ पे फिगर में आपको दिखाई देगा कि यहाँ पे जो वंशज हैं, यहाँ पे भारत का फिगर है, यहाँ पे भारत का फिगर हुआ है। यहाँ पे चोल और जो दक्षिण में राज्य करते थे शासन, जिसमें आते हैं हमारे चोल आते हैं। यह उत्तर तुगलक में मुगल भी आते हैं। ये बड़े बड़े राज्य के अंतर्गत कई सारे क्षेत्र आ जाते थे। दिल्ली के सुल्तान गयासुद्दीन बलबन जो कि 1266 से 1287 के बीच इन्होंने शासन किया था और इनकी शासन की प्रशंसा में एक सांस्कृतिक जो प्रशस्ति है वो एक उदाहरण है। उसे एक विशाल साम्राज्य का शासक बताया गया है जो पूर्व में बंगाल से लेकर के पश्चिम में अफगानिस्तान की गजनी तक फैला हुआ था और जिसमें संपूर्ण दक्षिण भारत भी आता था, जिसमें गौड़, आंध्र, केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र, गुजरात ये सभी भिन्न भिन्न क्षेत्रों के लोग उनकी सेना के आगे पलायन हो जाते थे। इतिहासकार विजय अभियान के इन दावों को अतिशयोक्तिपूर्ण मानते हैं। साथ ही वो जो है यह समझने की कोशिश में भी लगे रहते हैं कि शासक लोग इस उपमहाद्वीप के भिन्न भिन्न भागों पर अपने अधिकार उल्लेख जो है क्यों करते रहते हैं। यहाँ पर भारत के मैप में जो अलग अलग सुल्तान थे जिनका नाम आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, उच्च, मुल्तान, कलनौल, लाहौर, सामाना, सरस्वती, कोहराम, हंसी, ये यहाँ पे जगह है, वहाँ पे लोग शासन करते थे। यहाँ पे जगह है, इसको हम आगे डिटेल से एनालिसिस करेंगे।